प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आप सबका झारखंड सरकार के डिजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। हम एपिसोड की शुरुआत कक्षा 9 के विज्ञान के अध्याय उत्तक के तृतीय भाग को समझेंगे, साथ साथ इन पर आधारित प्रश्नों को भी करेंगे। ठीक इसके बाद कक्षा 11 में हम भौतिकी के अध्याय समतल में गति का तृतीय भाग को समझेंगे, साथ साथ इन पर आधारित प्रश्नों को भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डिजी साथ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा अध्याय है ऊतक भाग 3। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सहायक पादप ऊतक का परिचय क्या होता है, जिसके बाद हम पढ़ेंगे कि जटिल पादप ऊतक के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि सरल स्थायी ऊतक की 2 प्रकार होती हैं, जिसमें सबसे पहला होता है सुरक्षात्मक ऊतक और दूसरा होता है सहायक ऊतक। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में सुरक्षात्मक ऊतक के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमें पता चला था कि सुरक्षात्मक ऊतक के 2 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है एपिडर्मिस और दूसरा होता है कॉर्क या फिलामेंट। दोस्तों, हमें पता है कि एपिडर्मिस पत्ते के ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है जो कि पौधों को संक्रमण से बचाती है, जबकि दूसरी ओर कॉर्क एक पेड़ की छाल या तना होता है जो कि पौधों को मजबूती प्रदान करता है। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे सहायक ऊतक के बारे में। दोस्तों, सहायक ऊतक को 3 प्रकार में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है पैरेन्काइमा, दूसरा है कॉलनकाइमा और तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। सबसे पहले हम पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ेंगे। पैरेन्काइमा जीवित कोशिकाओं से बनी पतली दीवार वाली कोशिका होती है। यह प्रकाश संश्लेषण, भोजन के भंडारण में भी मदद करती है और ये पौधों को मजबूती प्रदान करती है। यह चित्र पैरेन्काइमा को दर्शाता है, जो कि पौधों या पेड़ों की शाखाओं, पत्तों और जड़ों में मौजूद होता है। ये पौधों की नई वृद्धि के लिए भी जिम्मेदार होता है। इस चित्र में आपको 2 सेक्शन दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें सबसे पहला सेक्शन है अनुप्रस्थ सेक्शन और दूसरा है अनुदैर्ध्य सेक्शन। अगर आप किसी पौधे को अनुप्रस्थ सेक्शन को काटकर स्लाइड बनाएं और उसे सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखें तो आपको उसमें बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं नजर आएंगी। ये सारी छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर पैरेन्काइमा ऊतक बनाती हैं। इसी तरह से अगर आप अनुदैर्ध्य सेक्शन के साथ भी करें तो आपको कुछ ऐसी संरचना नजर आएगी, जैसे कि इस चित्र में आपको अनुदैर्ध्य सेक्शन में नजर आ रही है। इसमें जो आपको सफेद हिस्सा दिख रहा है बीच में, उसे रिक्तिका कहते हैं, जो कि पानी को संचय करती है। अगला है कॉलनकाइमा। कॉलनकाइमा पेड़ की छाल, जड़ों और एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है। ये पौधों को लचीलापन प्रदान करता है। दोस्तों, इसका कार्य पौधों को मजबूती प्रदान करना होता है और ये मोटी दीवारों वाली कोशिकाओं से बना होता है। यह चित्र कॉलनकाइमा को दर्शा रहा है, जिसमें अनुप्रस्थ सेक्शन और अनुदैर्ध्य सेक्शन मौजूद है। दोस्तों, आपको अनुप्रस्थ सेक्शन में जो लाल लाल दिखाई दे रहा है वह कोशिका भित्ति है। ये कोशिका भित्ति मोटी होती है, जबकि दूसरी ओर अनुदैर्ध्य सेक्शन में जो आपको सफेद हिस्सा नजर आ रहा है उसमें रिक्तिका होती है, जो कि पानी का संचय करती है। तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा एक मजबूत ऊतक होते हैं, जो कि बेहद मोटी दीवारों वाली कोशिकाओं से बने होते हैं। ये तनों और पत्तियों की नसों में मौजूद होते हैं। दोस्तों,
यह चित्र स्क्लेरेन्काइमा को दर्शा रहा है, जिसमें अनुप्रस्थ सेक्शन और अनुदैर्घ्य धैर्य सेक्शन मौजूद है। इसमें अनुप्रस्थ सेक्शन में जो कोशिका भित्ति होती है वह मोटी दीवारों वाली होती है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पढ़ा कि स्थायी ऊतक के दो प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है सरल स्थायी ऊतक और दूसरा होता है जटिल स्थायी ऊतक। दोस्तों, सरल स्थायी ऊतक के बारे में तो हमने पढ़ लिया है। चलो अब जटिल स्थायी ऊतक के बारे में पढ़ते हैं। जटिल स्थायी ऊतक क्या होता है? जटिल स्थायी ऊतक एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, जो मूल रूप से एक इकाई में एक साथ कार्य करते हैं। ये जैविक सामग्री जैसे कि पानी और खनिज पदार्थों के परिवहन में मदद करता है। जटिल स्थायी ऊतक के दो प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। सबसे पहले हम जाइलम के बारे में पढ़ेंगे। जाइलम पौधों में एक संवहनी ऊतक है जो पानी का परिवहन करता है और जड़ों में पोषक तत्वों को ऊपर की ओर भेजता है। यह चित्र जाइलम को दर्शाता है, जिसमें पानी और जड़ों में पोषक तत्वों का परिवहन ऊपर की तरफ हो रहा है। इनमें 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जो कि हैं ट्रैकेट्स, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। चलिए अब इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रैकेट्स के बारे में। ये पानी के चालन में शामिल मृत कोशिकाएं होती हैं, मतलब ये लंबे लंबे कोन वाली मृत कोशिकाएं होती हैं, जो कि पानी के परिवहन में योगदान देती हैं। यह चित्र जाइलम का है, जिसमें आपको जो हरा हरा हिस्सा नजर आ रहा है वह ट्रैकेट्स कहलाता है। दूसरा है वाहिका। वाहिका बेलनाकार ट्यूब जैसी संरचना होती है, जो कि इस तरह से एक दूसरे के ऊपर होती है ताकि ये पानी का परिवहन कर सके। इस चित्र में आपको जो बीच का हिस्सा नजर आ रहा है वह वाहिका कहलाता है। तीसरा है जाइलम पैरेन्काइमा। ये भोजन के भंडारण के लिए प्रयुक्त मोटी कोशिका होती है। यह चित्र एक जाइलम का है, जिसमें वाहिका के पीछे एक लकीर सी होती है, जिसे हम कहते हैं जाइलम पैरेन्काइमा। चौथा है जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। ये पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। इस चित्र में यह हिस्सा जाइलम स्क्लेरेन्काइमा को दर्शाता है। अब हम पढ़ते हैं फ्लोएम के बारे में। ये पौधों का एक संवहनी ऊतक है, जो नीचे की ओर और ऊपर की ओर चीनी और चयापचय उत्पादों को लेके जाता है। यह चित्र फ्लोएम को दर्शाता है। इनमें 4 प्रकार की कोशिका होती हैं, जिसमें छलनी ट्यूब्स, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा मौजूद होता है। चलिए अब इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि छलनी ट्यूब्स क्या होती हैं। यह प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक यौगिकों का परिवहन करता है। इस चित्र में आपको जो बीच का हिस्सा नजर आ रहा है उसे हम कहते हैं छलनी ट्यूब्स। दूसरा है साथी कोशिकाएं। छलनी ट्यूब्स में चीनी की गतिविधियों को विनियमित करता है। इस चित्र में आपको जो नीला हिस्सा नजर आ रहा है उसे हम कहते हैं साथी कोशिकाएं। तीसरा है फ्लोएम पैरेन्काइमा। यह खाना संचित करता है। जैसा कि हमने पढ़ा कि जाइलम पैरेन्काइमा खाने का संचय करता है, उसी प्रकार फ्लोएम पैरेन्काइमा भी खाने का संचय करता है। इस चित्र में जो आपको बाहरी हिस्सा नजर आ रहा है उसे हम कहते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा। चौथा है फ्लोएम फाइबर्स। ये छलनी ट्यूब्स को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। आपने जैसा कि पढ़ा कि बीच का हिस्सा हम कहते हैं छलनी ट्यूब्स। इसके बगल में एक पतली सी लकीर होती है, जो कि छलनी ट्यूब्स को मजबूती प्रदान करने में सक्षम होती है, जिसे हम कहते हैं फ्लोएम फाइबर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सीखा पहला कि सहायक पादप ऊतक क्या होते हैं, जिसके बाद हमने सीखा कि जटिल पादप ऊतक के कितने प्रकार होते हैं।
अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जंतु पादप ऊतक क्या होते हैं, जिसके बाद हम सीखेंगे कि जंतु ऊतक के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से आज की पढ़ाई इन विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद। इनमें से कौन सा सहायक ऊतक का प्रकार है? विभज्योतक ऊतक, सरल स्थायी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, एपिथेलियल ऊतक। कौन क्या है? लकड़ी का टुकड़ा, छत, टिन का टुकड़ा, चमड़े का टुकड़ा। सहायक ऊतक के कितने प्रकार होते हैं? 2, 1, 3, 4। स्केलेटन कायमा की कोशिका भित्ति कैसी होती है? पतली दीवार वाली कोशिका, मोटी दीवार वाली कोशिका, कोई कोशिका नहीं, बहुत पतली दीवार वाली कोशिका। जाइलम किस प्रकार की सामग्री का परिवहन करने में मदद करता है? पानी, खाना, खाद्य पदार्थ, चीनी। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं के भौतिकी का अध्याय समतल में गति भाग 3। तो वीडियो शुरू करने से पहले आइए एक बार नजर डालते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सदिशों का वियोजन, उसके बाद हम पढ़ेंगे एकांक सदिश और सबसे अंत में हम पढ़ेंगे विश्लेषणात्मक विधि द्वारा सदिशों का योग। तो आइए शुरू करते हैं। सदिशों का वियोजन। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था कि यदि कोई एक सदिश A और सदिश B दोनों एक ही समतल में है और यहां पर एक तीसरा सदिश C भी है जो इसी समतल में है, तब हम सदिश C को सदिश A तथा सदिश B के रेखीय संयोजन के रूप में लिख सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरह। तो यहां सबसे पहले हम सदिश C को दर्शाते हैं और इसी प्रकार हम सदिश A तथा सदिश B को इसके साथ यहां पर दर्शाते हैं। अब सदिश A तथा B के रेखीय संयोजन के रूप में लिखने के लिए हमें सदिश A तथा B के परिमाण में परिवर्तन करना होगा, जिसके लिए हम सदिश A तथा B को किसी वास्तविक संख्या से गुणा करते हैं, जिससे सदिश A का परिमाण इस तरह परिवर्तित हो जाता है और सदिश B का परिमाण इस तरह परिवर्तित हो जाता है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहां सदिश A तथा सदिश B के रेखीय संयोजन से सदिश C का निर्माण हो रहा है। तो सदिश A के परिमाण में परिवर्तन होने के बाद हम नए सदिश को λ1 A लिखेंगे। यहां पर λ1 एक वास्तविक संख्या है। इसी प्रकार हम दूसरे सदिश को λ2 सदिश B लिखते हैं। यहां पर भी λ2 एक वास्तविक संख्या है तथा सदिश C इस प्रकार है। तो आइए अब हम आगे चलते हैं और सदिश का वियोजन x तथा y अक्ष के रूप में देखते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहां पर एक x अक्ष ले लेते हैं और इस तरह यहां पर y अक्ष ले लेते हैं, जो कि एक दूसरे के लंबवत होते हैं। और अब हम यहां पर एक सदिश लेते हैं जिसका नाम है सदिश C। अब हम सदिश C का x अक्ष पर घटक लेते हैं। घटक को इंग्लिश में कहते हैं कंपोनेंट। इस तरह हम यहां पर सदिश C का घटक ले लेते हैं जिसको हम बोलते हैं सदिश A। और इसी प्रकार लंबवत अक्ष पर भी हम सदिश C का घटक लेते हैं जिसको बोलते हैं सदिश B।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सदिश A तथा सदिश B के रेखीय संयोजन से सदिश C का निर्माण हो रहा है। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं सदिश C बराबर सदिश A प्लस सदिश B। और इस निर्देशांक निकाय को समकोणिक निर्देशांक निकाय बोलते हैं। तो आइए अब हम अपने अगले शीर्षक पर चलते हैं, जिसका नाम है एकांक सदिश। एकांक सदिश को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट वेक्टर। एकांक सदिश वह सदिश होता है जिसका परिमाण एक हो तथा वह एक निश्चित दिशा के अनुदिश होता है। एकांक सदिश की न तो विमा होती है और न ही मात्रक। किसी एकांक सदिश के परिमाण को इस तरह व्यक्त किया जा सकता है, जो कि है सदिश A का परिमाण बराबर 1। यहां पर सदिश A एकांक सदिश है। आइए आगे चलते हैं। समकोणिक निर्देशांक निकाय के लिए अक्ष x, y तथा z के अनुदिश एकांक सदिश को i कैप, j कैप तथा k कैप से प्रदर्शित किया जाता है। मान लीजिए ये कोई x अक्ष है और इसी तरह यहाँ पर y अक्ष है तथा यहाँ पर z अक्ष है। अब यहाँ पर x अक्ष के लिए हम एकांक सदिश को i कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार y अक्ष की दिशा में एकांक सदिश को j कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है तथा z अक्ष की दिशा में एकांक सदिश को k कैप से दर्शाया जाता है। तो आइए आगे चलते हैं। एकांक सदिश का परिमाण इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। यहां पर हमने लिखा है मॉड ऑफ i कैप बराबर मॉड ऑफ j कैप बराबर मॉड ऑफ k कैप बराबर 1। एकांक सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं। आइए इसको हम निर्देशांक से समझते हैं। एकांक सदिश को x, y तथा z अक्ष के रूप में इस तरह दर्शाया जाता है। यहां पर है i कैप और यहां पर है j कैप की दिशा तथा इस दिशा में k कैप को दर्शाया जाता है और ये x, y तथा z निर्देशांक की दिशाएं हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो i कैप तथा j कैप के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसी प्रकार k कैप और j कैप भी आपस में लंबवत हैं और इसी तरह k कैप और i कैप के बीच में भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और एकांक सदिश और अदिश राशि के गुणनफल पर नजर डालते हैं। यदि एक एकांक सदिश और एक अदिश राशि की गुणा की जाए तो परिणाम स्वरूप एक सदिश राशि मिलती है। आइए देखते हैं किस तरह से। मान लीजिए ये एक अदिश राशि है जिसे लैम्डा से डिनोट किया है और साथ ही एक एकांक सदिश है जिसे n से डिनोट किया है। तो यदि इन दोनों का गुणनफल लें तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, मतलब हमें एक सदिश राशि मिलती है जिसे हम लैम्डा के ऊपर एक तीर लगाकर प्रदर्शित करते हैं और इस तरह अदिश राशि तथा एकांक सदिश का गुणनफल हमें एक सदिश राशि के रूप में मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी सदिश राशि को उन अन्य सदिश राशियों में बांटा जा सकता है जो एकांक सदिशों की दिशा में अनुदिश हो। मतलब किसी भी सदिश को एकांक सदिश के रेखीय संयोजन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आइए देखते हैं किस तरह से। मान लीजिए ये कोई सदिश है जिसे हमने a से रिप्रेजेंट किया है, तो इसे हम अन्य दो सदिशों के योग के रूप में लिख सकते हैं, जो कि है सदिश a बराबर सदिश a1 प्लस सदिश a2। अब यहां पर a1 और a2 दो अलग अलग सदिश हैं। अब यहां पर हम a को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, जो कि है ax i कैप प्लस ay j कैप, जहां पर ax सदिश a1 का परिमाण है और इसी तरह ay सदिश a2 का परिमाण है। तो इस तरह किसी भी सदिश को व्यक्त किया जा सकता है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं तथा ax और yx घटकों को कोण के रूप में व्यक्त करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक अक्ष लेते हैं जो i कैप की दिशा में अनुदिश है। इसी प्रकार एक दूसरा अक्ष लेते हैं जो j कैप की दिशा में अनुदिश है। यहां पर हमें सदिश को दर्शाते हैं जिसका नाम है सदिश a। अब हम सदिश a का क्षैतिज अक्ष से कोण देखते हैं जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर सदिश a का क्षैतिज अक्ष पर घटक देखते हैं जिसे हम बोलते हैं ax और इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर अक्ष पे घटक ay। अब यहां पर हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करके ax का मान mod a cos थीटा लिख सकते हैं और इसी प्रकार ay का मान mod a sin थीटा लिख सकते हैं। और इसी के अनुसार किसी सदिश के घटक का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है क्योंकि साइन तथा कॉस का मान 0, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। समतल में किसी सदिश a को व्यक्त करने की दो विधियां होती हैं, उसके परिमाण व उसके द्वारा क्षैतिज अक्ष पर बनाए गए कोण द्वारा, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, और उसके घटकों ax तथा ay द्वारा, जिनको हम i कैप तथा j कैप के साथ व्यक्त करते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और इनके कुछ गणितीय गुण पर नजर डालते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले किसी सदिश का एक घटक लेते हैं जो है ax बराबर a cos थीटा। इसी प्रकार हम दूसरा घटक लेते हैं जो है ay इज इक्वल टू a sin थीटा। अब हम इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं जिससे हमें मिलता है ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, जिसकी कैलकुलेशन इस तरह से होगी। और यहां पर आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इस तरह हमें ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर की वैल्यू मॉड a स्क्वायर मिल जाती है और यहां से हम लिख सकते हैं मॉड a इज इक्वल टू अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। और इस तरह हम किसी सदिश का परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम किसी सदिश के दो घटक लेकर उनको आपस में डिवाइड करते हैं। हम लिखते हैं a पाई अपॉन ax इज इक्वल टू a sin थीटा अपॉन a cos थीटा, जिससे हमें मिलता है tan थीटा, जहां से हम थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं जो इस तरह से मिलता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ay अपॉन ax। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और विश्लेषणात्मक विधि द्वारा सदिशों का योग पर नजर डालते हैं। इस विधि के अनुसार दो सदिशों को जोड़ने के लिए प्रत्येक सदिश के घटकों को अलग से जोड़ा जाता है, फिर परिणामी घटकों से परिणामी सदिश प्राप्त होता है। मान लीजिए यहां पर कोई सदिश है a इज इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप तथा एक दूसरा सदिश है b इज इक्वल टू bx i कैप प्लस by j कैप। अब इनको जोड़ने के लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं और यहां से हमें प्राप्त होता है वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू ax प्लस bx i कैप प्लस ay प्लस by j कैप, जिसको हम शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं, जहां पर वेक्टर r का मतलब होता है सदिश a प्लस सदिश b और rx का मान है ax प्लस bx और ry का मान है ay प्लस by। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या सीखा। तो आज हमने पढ़ा सदिशों के वियोजन का ग्राफिकल प्रदर्शन, उसके बाद पढ़ा एकांक सदिश तथा सबसे अंत में हमने पढ़ा विश्लेषणात्मक विधि द्वारा सदिशों के योग के बारे में। तो अगली वीडियो में हम विश्लेषणात्मक विधि द्वारा सदिशों के योग को जारी रखेंगे और उसके अलावा पढ़ेंगे समतल में गति के लिए स्थिति तथा विस्थापन सदिश। धन्यवाद।
नमस्ते दोस्तों, डीजी 7 के आज के एपिसोड में आशा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। दोस्तों, आज हमने कक्षा 9 में विज्ञान के अध्याय उत्तक को पढ़ा, साथ साथ इन पर आधारित प्रश्नों को भी किया। ठीक इसके बाद कक्षा 11 में हम भौतिकी के अध्याय समतल में गति को पढ़ा, साथ साथ इन पर आधारित प्रश्नों को भी किया। आइए देखते हैं कि हम कल क्या पढ़ेंगे। हम कल कक्षा 9 में अर्थशास्त्र के अध्याय संसाधन के रूप में लोग को पढ़ेंगे, साथ साथ इन पर आधारित प्रश्नों को भी करेंगे। ठीक इसके बाद कक्षा 11 में हम केमिस्ट्री के चैप्टर परमाणु की संरचना को समझेंगे, साथ साथ इन पर आधारित प्रश्नों को भी करेंगे। एक जरूरी सूचना, इस एपिसोड को जो हमने अभी देखा इसका पुनः प्रसारण YouTube पे किया जाएगा, इकोवेशन के चैनल पर ठीक 3 बजे। तो यदि आप अपने दोस्तों के साथ भी ये एपिसोड शेयर करना चाहते हैं या पुनः देखना चाहते हैं तो YouTube पर डीजी 7 इकोवेशन सर्च करें और आप इस वीडियो तक पहुंच जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।